चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो थियरी ख़त्म करेंगे इसकी आज। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये जो कुछ स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स हैं ये करना स्टार्ट किया था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं बेटा, इनसे डरेंगे नहीं। पहली बात, हम अभी ये नहीं सीख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। अभी ये नहीं सीख रहे हैं हम। अभी हम केवल ये सीख रहे हैं कि मोल का जो कंसेप्ट है वो कैसे रिलेटेड है इन एक्सपेरिमेंट से। और बहुत ज़्यादा हमें बहुत सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, एग्जैक्ट रिएक्शंस भी याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी। वो हम सब सीखेंगे जब हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब क्वालिटेटिव एनालिसिस वगैरह पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे वो। लेकिन जो याद रखने वाली बातें हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है केरियस मेथड। जैसे कल की क्लास में हमने विक्टर मेयर्स प्रोसेस, सिल्वर सॉल्ट मेथड, क्लोरोप्लेटिनेट मेथड ये किए थे। फिर उसके बाद हम आए थे परसेंटेज डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ये देखना हम स्टार्ट कर रहे थे। तो लीबेक्स मेथड जो है उससे हम कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज पता लगाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज पता लगाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब बहुत ज़्यादा हीट करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, तो जितना भी कार्बन है, सारा का सारा कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2 में आ जाता है। और जितना भी हाइड्रोजन है, सारा का सारा हाइड्रोजन किस में आ जाता है? H2O में आ जाता है। और फिर हम CO2 का मास पता कर लेंगे और H2O का मास पता कर लेंगे। तो CO2 का मास पता कर लेंगे तो कार्बन का मास पता चल जाएगा। और ये सारा कार्बन आया यहीं से है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास हमें पहले से पता है, तो हम परसेंटेज ऑफ कार्बन पता कर लेंगे यहाँ से। और हाइड्रोजन का परसेंटेज के लिए वाटर का मास हम पता कर लेंगे एक्सपेरिमेंट से। और वाटर का मास पता चला तो हाइड्रोजन का मास भी पता चल जाएगा। और सारी हाइड्रोजन आई यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो हाइड्रोजन का मास अपॉन W मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर ड्यूमास मेथड किसका तरीका है बेटा? क्या करने का तरीका है? ड्यूमास मेथड किसका परसेंटेज पता करने का तरीका है? नाइट्रोजन। इसमें भी क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है। अगर कोई भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो सारी नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाती है? N2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है। N2 गैस के नंबर ऑफ मोल्स में पता कर लूंगा बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। प्रेशर मेजर कर लूंगा N2 गैस का, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो मास पता चल गया नाइट्रोजन का। और सारी नाइट्रोजन कहां से आई है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से आई है। तो नाइट्रोजन का मास अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ये ड्यूमास मेथड। बट हमेशा ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो और भी तरीके हैं नाइट्रोजन का पता करने के। दूसरा तरीका क्या है नाइट्रोजन पता करने का? ज़ेल्डाल्स मेथड। ज़ेल्डाल्स मेथड में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो जितनी भी नाइट्रोजन है वो NH4 होल्ड वाइज SO4 में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर उसको NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो NH3 प्लस H2SO4 आता है। मुझे अल्टीमेटली इसका मास पता करना है ना, ये नाइट्रोजन का कितना मास है। तो जब इसको NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो साथ में जो H2SO4 मिलता है, यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो ये 2 नाइट्रोजन यहाँ आएगा। हम NH3 के मोल्स पता नहीं करेंगे, हम किसके मोल्स पता करेंगे? H2SO4 के। H2SO4 के मोल्स पता करना ज्यादा इजी है। तो H2SO4 जो फॉर्म हुआ उसके मोल्स पता करेंगे, तो उसके डबल मोल्स किसके होंगे? NH3 के। और NH3 के मोल्स पता चले तो नाइट्रोजन के मोल्स पता चल गए। नाइट्रोजन के मोल्स पता चले तो
तो नाइट्रोजन का मास पता चल गया। तो अभी हम आज क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर बेस्ड। तो याद रखने वाली क्या चीजें हैं जरा वो समझ लें पहले। याद, पूरी रिएक्शन याद नहीं रखनी है आपको, केवल ये याद रखना है फिलहाल कि ज़ेल्डाल्स मेथड में ये याद रखना है कि हम किसका मेजरमेंट करते हैं। हम H2SO4 का मेजरमेंट करते हैं। और इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि 1 मोल ऑफ H2SO4 जब प्रोड्यूस होगा तब NH3 का 1 मोल नहीं, NH3 के 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं। ये याद रखने वाली बात है। तो वहां से फिर ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। चलिए तो आज शुरू करते हैं। बाकी 3 जो मेथड्स बचे हैं, जो 3 मेथड्स बचे हैं हमारे, वो हैं कैरियस मेथड। तीनों के तीनों को कैरियस मेथड बोलते हैं। एक है कैरियस मेथड फॉर सल्फर, दूसरा है कैरियस मेथड फॉर फॉस्फोरस, और तीसरा है कैरियस मेथड फॉर हेलोजन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी प्रेजेंट हो सकता है, फॉस्फोरस भी प्रेजेंट हो सकता है, एंड हेलोजन भी प्रेजेंट हो सकता है। तो वो कितना मास उनका प्रेजेंट है, परसेंटेज ऑफ मास, वो पता लगाने के लिए जो तरीका है, इट इज कॉल्ड कैरियस मेथड। तो सल्फर के लिए जो कैरियस मेथड है उसमें क्या किया जाता है, किसी भी कैरियस मेथड में HNO3 का नाम जानते हैं बेटा? व्हाट इज नेम ऑफ HNO3? केमिकल नेम नाइट्रिक एसिड। नाम क्या है इसका? HNO3। केमिकल फॉर्मूला HNO3, नाम है नाइट्रिक एसिड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो H2SO4 मिलता है और BaCl2। जो भी सल्फर है यहां, वो सारी की सारी H2SO4 में आ जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी सल्फर है वो वो किस में आ जाती है? H2SO4 में। अब इस सल्फर का पता लगाना है ना मुझे, ये सल्फर कितना है। तो H2SO4 को रिएक्ट करवाया जाता है BaCl2 से, तो वो बनता है BaSO4। सारा सल्फर कहां आ गया? अब BaSO4 में आ गया। तो BaSO4 का मास हम मेजर कर लेंगे। BaSO4 सॉलिड होता है, उसका मास हम मेजर कर लेंगे इजीली। तो W1 हमें पता चल गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W मुझे दे रखा है, मुझे पता क्या लगाना है यहां? परसेंटेज ऑफ सल्फर। सल्फर का कितना मास परसेंट था। तो W1 आपको पता चल गया, तो क्या आप जल्दी से सल्फर का मास पता लगा सकते हैं? W1 किसका मास है? बेरियम सल्फेट का, BaSO4 का। अब हमें उसमें सल्फर कितना मास का है वो पता लगाना है। तो उसके लिए जरा BaSO4 का मोलर मास पता लगाना शुरू करें। तो बेरियम का कितना होता है? बेरियम का कितना होता है? बेरियम का देखिए कितना होता है मोलर मास। बेरियम कहां पर आता है? बेरियम का मोलर मास नोट्स में होगा ना, एक टेबल बनी हुई है। टेबल में नहीं है क्या बेरियम का? बेरियम का मोलर मास होता है 137। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो दिया होता है मेजॉरिटी बार टेबल में, या तो एक्स्ट्रा डेटा के फॉर्म में दिया होता है। तो बेरियम का कितना है? 137 प्लस सल्फर का कितना, अकेले सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया बेटा? 64। सम तीनों का करें कितना आ रहा है? 3 कैरी 1 कितना आ गया बेटा? 233। तो 233 ग्राम मोलर मास है बेरियम सल्फेट का। उसमें सल्फर कितना है बेटा? 32। अब W1 मुझे पता है इसका मास। यूनिटरी मेथड कितने में कितना? 233 में 32। तो W1 में कितना? 233
में 32 सल्फर। तो W1 बेरियम सल्फेट में कितना सल्फर बेटा? 32 अपॉन 233 इंटू W1। ये किसका मास पता चल गया मुझे? सल्फर का मास पता चल गया। तो सल्फर, दिस इज मास ऑफ सल्फर। और ये सारा सल्फर कहां से आया बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी 32 W1 अपॉन 233 डिवाइडेड बाय, यहां पर एक मिसिंग है W, वो मिसप्रिंट है, वो मिसिंग है वहां पे। किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे? W किसका मास था? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास था, ओरिजिनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो W से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100। इससे मुझे किसका परसेंटेज मिल जाएगा बेटा? किसका परसेंटेज मिल जाएगा इससे मुझे? सल्फर का। सल्फर का मास परसेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मिसिंग था W, उसको करेक्ट कर लेंगे वहां पे। ये क्या आया देख रहे हैं ना? ये W1 इंटू 32 अपॉन 233, ये क्या है? ये क्या है? मास ऑफ सल्फर। W1 किसका मास है बेटा? बेरियम सल्फेट का मास है। बेरियम सल्फेट का मास है W1। अब ये है कैरियस मेथड फॉर सल्फर। दूसरा है, फिर से ये भी कैरियस मेथड ही है, ये भी कैरियस मेथड ही है, बट किसके लिए है कैरियस मेथड? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं। तो फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड को HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं। पिछले वाले में भी HNO3 से रिएक्ट करवाया था, इस बार भी HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं। अगर फॉस्फोरस प्रेजेंट हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो H3PO4 में कन्वर्ट हो जाती है। सारी फॉस्फोरस H3PO4 में आ गई, साथ में NH3 और मैग्नीशियम मिक्सचर बाकी सब प्रोड्यूस होता है, उससे मतलब नहीं हमको। फिर ये मैग्नीशियम मिक्सचर के साथ इसको ऐड कराया जाता है, तो ये जो H3PO4 है ये MgNH4PO4 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको हीट करते हैं तो फाइनली बनता है ये। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है यहां फॉस्फोरस के कैरियस मेथड में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी फॉस्फोरस थी वो सारी की सारी फॉस्फोरस अल्टीमेटली यहां पहुंच गई। किस कंपाउंड में पहुंच गई? Mg2P2O7, नाम है इसका मैग्नीशियम पायरो ऑक्साइड, पायरोफॉस्फेट, सॉरी, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो नाम है इसका बेटा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। सारा फॉस्फोरस कहां पहुंच गया? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में। पिछली बार सारा सल्फर कहां पहुंचा था? PaSO4 में। अल्टीमेटली किसमें पहुंचा था सारा सल्फर? बेरियम सल्फेट में। और इस बार सारा फॉस्फोरस किसमें आ गया? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में। इसका मास मैं मेजर कर लूंगा। ये W1 है, सॉलिड है, वो जितना भी वो जमा होगा उसका मास मैं मेजर कर लूंगा। उसमें से मुझे किसका मास पता लगाना है बेटा? फॉस्फोरस का मास पता लगाना है केवल। तो उसके लिए मोलर मास पे जाएं। तो शुरू करें इसका मोलर मास पता करना। Mg का कितना होता है? मैग्नीशियम 24 इंटू 2 मतलब 48 प्लस फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस नहीं है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में, दो फॉस्फोरस हैं, दो एटम है फॉस्फोरस के। एक फॉस्फोरस का मोलर मास कितना? फॉस्फोरस कहां पर होता है? 15 होता है। 15 2 दा 30 प्लस 1 31, तो ये हो गया 62 ना। 62 प्लस 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 7 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 112 112। कितना हो गया टोटल मोलर मास बेटा? 8 + 2 10 + 2 12, कैरी 1, 11 + 1 2, तो कितना हो गया? 222।
222 आया बेटा। 48 प्लस 62 प्लस 112 कितना आया? 222। किसका मोलर मास है ये? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का। इसमें कितना फास्फोरस प्रेजेंट है? ये ना P2। P2 मतलब कितना? 62 ग्राम। टोटल मोलर मास क्या है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का? 222 ग्राम। उसमें से कितना ग्राम फास्फोरस है बेटा? 62 ग्राम। और W1 मुझे उसका मास पता चल चुका है। ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास था W। हमने मेजर करके एक्सपेरिमेंट शुरू किया ना। ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मेजर करके एक्सपेरिमेंट शुरू किया। फाइनली जो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बना उसका मास कितना है बेटा? W1। बट उसमें कितना फास्फोरस है पता लगाना पड़ेगा। और यहीं पर आता है यूनिटरी मेथड, मोल कंसेप्ट। फिर से कितने पायरोफॉस्फेट में कितना फास्फोरस? 222 ग्राम मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में 62 ग्राम का फास्फोरस। तो W1 ग्राम मिला है हमें। तो W1 ग्राम में कितना फास्फोरस? 62 बाई 222 इंटू W1। ये किसका मास आ गया बेटा? दिस इज टोटल मास ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट। और सारा फास्फोरस कहां से आया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है सारा फास्फोरस। तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस क्या हो जाएगा बेटा? W1 इंटू 62 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 222 अपॉन मास ऑफ ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये परसेंटेज हो जाएगा फास्फोरस का। समझे क्या? समझे? पहले कैरियस मेथड, पहला वाला कैरियस मेथड किसका था? सल्फर का। उसमें फाइनल कंपाउंड क्या बन रहा था? फाइनल कंपाउंड याद रखना आपको, क्या बन रहा था? PaSO4। क्या बन रहा था? PaSO4। उसमें सल्फर BaSO4 का मोलर मास पता चल जाएगा हमको। सल्फर का मोलर मास पता है तो BaSO4 में कितना सल्फर है पता चल जाएगा। और सारी सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड से आई है। दूसरा कैरियस मेथड क्या बन रहा है? फाइनल कंपाउंड, ये याद रखना है, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7। तो फास्फोरस का मास Mg2P2O7 में पता लगा लेंगे मोल कंसेप्ट से। और ये सारा फास्फोरस ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। तो ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड में मास परसेंट ऑफ फास्फोरस पता चल जाएगा। एंड तीसरा कैरियस मेथड वो है हेलोजन के लिए। हेलोजन समझते हैं? हेलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, जानते हैं ना? 7th ग्रुप के जो हैं नोबल गैसेस से जस्ट पहले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सीखेंगे हम पीरियोडिक टेबल में डिटेल में। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं W मास का, पता है हमें W, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मेजर कर रखा है। फिर से HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं, HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं तो साथ में AgNO3 भी रखते हैं। तो सारा का सारा जो हेलोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो भी जितना भी हेलोजन प्रेजेंट है वो सब AgX में आ जाता है। लेकिन दिस इज नॉट डन फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए ये नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता वो बाद में सीखेंगे। बट बाकी हेलोजन्स के लिए किया जा सकता है। बाकी हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों के लिए किया जा सकता है। तो आपको फिर से याद क्या रखना है, पूरी रिएक्शन याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है फाइनल कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है। फाइनल कंपाउंड है AgX। Ag मतलब सिल्वर, X इज हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इसका मास है W1। ये मैं मेजर कर लूंगा, जैसे AgCl आएगा या AgBr आएगा या AgI आएगा, वो सॉलिड बनता है और वो सॉलिड का मास मैं मेजर कर लूंगा। अब मुझे पता लगाना है कि इस W1 सिल्वर हेलाइड में, इसको बोलेंगे सिल्वर हेलाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर हेलाइड में W1 मास के सिल्वर हेलाइड में कितना हेलोजन प्रेजेंट है?
फिर से मोल कंसेप्ट, मोलर मास कितना हो गया इसका। जैसे क्लोरीन के लिए बात करूं, अगर अगर ये AgCl है बेटा, तो मोलर मास बोलिए AgCl का, अकेले Ag का बोलिए 108, अकेले क्लोरीन का 35.5, तो दोनों का मिला के कितना हो गया 108 प्लस 35.5 हो गया ना। दोनों का मिला के कितना हो गया बेटा 143.5, 143.5। इतने AgCl में कितना Cl है, इतने AgCl में कितना Cl है 35.5, तो इतने AgCl में कितना Cl होगा। फिर से यूनिटरी मेथड कि भाई 143.5 ग्राम में 35.5 ग्राम Cl था, तो W1 ग्राम में कितने ग्राम Cl होगा, W1 ग्राम में कितने ग्राम Cl होगा 35.5 अपॉन 143.5 इंटू W1। इसका मास मिल गया मुझे, Cl का मास मिल गया, इतना क्लोरीन प्रेजेंट है, और ये सारा क्लोरीन ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। तो परसेंटेज ऑफ मास ऑफ क्लोरीन इन ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी, ये पूरे उसके लिए लिख रखा है, जैसे W1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ X अगर क्लोरीन होता तो 35.5 डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ AgX। जैसे AgCl का मोलर वेट कितना है बेटा 143.5। ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अमाउंट ऑफ हेलोजन इन AgX, अमाउंट ऑफ हेलोजन, मास ऑफ हेलोजन इन AgX डिवाइडेड बाई ये W क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना प्रेजेंट था, इनटू क्या बेटा 100। इससे क्या आ जाएगा परसेंटेज ऑफ हैलाइड, हेलोजन, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन। ये कौन सा मेथड है कैरियस मेथड। तो 3 कैरियस मेथड है बेटा, तीनों कैरियस मेथड बोले जाते हैं। तीनों में HNO3 प्रेजेंट है, HNO3 का यूज किया जाता है तीनों में। पहला वाला किसका है सल्फर के लिए, दूसरा वाला फास्फोरस के लिए, तीसरा वाला हेलोजेंस के लिए। आपको पूरा याद नहीं रखना है बेटा, आपको केवल ये याद रखना है कि फाइनल कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है। सल्फर के लिए जब कैरियस मेथड कर रहे हैं तो फाइनल कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है BaSO4। उसमें सल्फर का मोलर मास पता है, BaSO4 का मोलर मास पता है, BaSO4 का मास पता है, तो सल्फर का मास पता चल जाएगा, तो परसेंटेज निकाल लेंगे। फास्फोरस के लिए क्या हो रहा है फाइनल कंपाउंड फॉर्म मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7, उसका मोलर मास पता कर लेंगे। फास्फोरस का पता ही है, उसका मास पता है, तो फास्फोरस का मास पता चल जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस पता चल जाएगा। और आखिरी फाइनल कैरियस मेथड है हेलोजेंस के लिए। फाइनल कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है इस कैरियस मेथड में AgX, या तो AgCl, या AgBr, या AgI। फ्लोरीन यूज नहीं होगा, फ्लोरीन इससे डिटरमाइन नहीं कर सकते, फ्लोरीन के लिए अलग तरीके होते हैं, वो सीखेंगे हम बाद में। क्लियर है, चलिए ईडियोमेट्री में क्या किया जाता है, जो भी गैसेस निकलती हैं, बहुत सारी बार क्या होता है गैस सॉलिड मिलते हैं फाइनली, या गैसेस मिलती है। सॉलिड का मास पता लगाना आसान होता है ना, सॉलिड का मास क्या कर सकते हैं हम, भाई जितना भी सॉलिड जमा हुआ, जैसे AgCl सॉलिड है, AgCl जमा हुआ, उसको मेजर कर लेंगे, तराजू में मेजर कर लेंगे उसको। लेकिन गैसेस का मास पता करना इतना आसान नहीं होता है। तो गैसेस का मास या गैसेस के मोल्स पता लगाने के लिए जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व यूज करते हैं हम, उसको बोलते हैं ईडियोमेट्री। तो ईडियोमेट्री से अलग अलग गैसेस के मोल्स या मास मोल्स पता चल गए तो मास भी पता चल जाएगा। ईडियोमेट्री यूज की जाती है, जैसे CO2 या SO2 या Cl2 अगर निकली आपकी रिएक्शन में, आपको पता लगाना है कितनी CO2 निकली, तो उसके लिए उसको KOH से पास करवाया जाता है। तो CO2 जब KOH से रिएक्ट करती है तो बनाती है K2CO3, क्या बनाती है K2CO3।
और ये लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में होता है, इसका हम पता लगा सकते हैं, इसके मोल्स हम इजीली पता लगा सकते हैं। तो K2CO3, CO2 जो गैस है, CO2 का पता लगा पाना क्योंकि गैसियस फॉर्म में है वो पॉसिबल नहीं है या मुश्किल होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको पास करवाते हैं CO2 से, तो साथ में क्या मिलती है बेटा, क्या मिल जाता है, K2CO3, बट साथ में प्रोड्यूस होता है H2O। साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं। देख रहे हैं यहाँ दो के हैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 2K। अब बैलेंस है क्या, कार्बन तो बैलेंस्ड है, पोटेशियम हमने बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को काउंट करिए, 2 2 4 3 और 1 4, बैलेंस हो गई ना। मतलब 1 मोल CO2 कितने मोल KOH से रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल KOH से रिएक्ट कर रहा है। और कितना मोल K2CO3 प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल। हम ये पता लगा लेते हैं कि कितना KOH खत्म हुआ, कितना KOH खत्म हुआ। भाई अगर 10 मोल KOH खत्म होगा मतलब 5 मोल CO2 है, क्या मतलब 5 मोल CO2 है। अगर 20 मोल KOH खत्म हुआ मतलब 10 मोल CO2 है, उसके आधे मोल्स हैं CO2 के। तो इस तरीके से हम CO2 के मोल्स पता लगा लेते हैं। बिल्कुल यही रिएक्शन SO2 के लिए भी होती है। जब SO2 पास कराई जाती है KOH से तो मिलता है K2SO3, क्या मिलता है, K2SO3, और साथ में H2O प्रोड्यूस होता है। फिर से ये रिएक्शन बैलेंस ऐसे होगी, इसका भी 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो कितना KOH कंबाइन हुआ, कितना KOH खत्म हुआ, अगर ये पता चल जाए मुझे तो SO2 कितनी है ये भी पता चल जाएगा। समझ रहे हैं क्या, तो ये ईडियोमेट्री है, ज्यादा डिटेल हम बाद में करेंगे, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे हम, तब P ब्लॉक वगैरह में हम ज्यादा डिटेल करेंगे इसकी। लेकिन अभी मोल कंसेप्ट के लिए एटलीस्ट आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। ये वाली रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, CO2 वाली रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CO2 इवॉल्व जब होती है तो कितनी इवॉल्व हुई है वो पता लगाने के लिए हम उसको किससे पास करवाते हैं बेटा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाते हैं। तो 1 मोल CO2 2 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कंज्यूम कर रहा है, ये कितना कंज्यूम हुआ अगर ये पता चल गया तो CO2 के मोल्स पता चल जाएंगे। समझे क्या, ये याद रखेंगे, बाकियों की जरूरत नहीं है फिलहाल। पढ़ो आगे, चलिए। तो ये बहुत सारी थियरी की बेटा हमने, लेकिन ये थियरी प्रॉब्लम्स में कैसे यूज होती है जरा इसको देखेंगे। आई थिंक पहला सवाल दूसरा सवाल तो हो गया था ना, हाँ पहला दूसरा हो गया था, आई थिंक पहला ही हुआ है केवल। ठीक, चलिए दूसरे से शुरू करते हैं। ये अभी 21 जनवरी को आया है बेटा 2026 में, 21 जनवरी को जो पेपर हुआ था 21 जन को, उसकी शिफ्ट फन में सवाल आया था। सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम मेटल is allowed to react with excess hydrochloric acid at 1 atm pressure and 273 Kelvin. Which of the following statement is incorrect? मोलर मासेस दे रखे हैं मुझे, हो क्या रहा है यहां, कैल्शियम रिएक्ट कर रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बनेगा। अब उसने दे नहीं रखा डायरेक्टली, लेकिन ऑप्शन से पता चल रहा है मुझे क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, कैल्शियम क्लोराइड बनने वाला है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है। ऑप्शन देख रहे हैं, हाउ मच हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म। तो सिंपली CaCl2 प्लस H2, पता चल गई केमिकल रिएक्शन मुझे। बट क्या ये केमिकल रिएक्शन फिलहाल बैलेंस्ड है बेटा, कुछ भी करने से पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बताइए, कैल्शियम तो ठीक है, उसके बाद किसको देखूं, क्लोरीन को। क्या करूं क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गई,
हाँ, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, सारे एटम्स बैलेंस हो गए इंडिविजुअली। मतलब एक मोल कैल्शियम कितने मोल हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है? दो दो मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तब कितने मोल CaCl2 प्रोड्यूस हो रहा है? एक मोल, और साथ में एक मोल हाइड्रोजन का भी प्रोड्यूस हो रहा है। यही बता रही है केमिकल रिएक्शन हमको। अब आते हैं सवाल पे, कितना कैल्शियम प्रेजेंट है? पहले 14 ग्राम, और HCl बहुत ज्यादा अमाउंट में है। एक्सेस बोला है ना उसने, HCl बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा? कैल्शियम। तो सबसे पहला काम, कैल्शियम के मास निकालूं या मोल्स निकालूं? मोल्स, मोल्स निकाल लेता हूं। मोल्स कितने हैं कैल्शियम के? 14 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम। हाउ मच इज मोलर मास ऑफ कैल्शियम बेटा? 40। याद है? याद नहीं है तो दे भी तो रखा है, सवाल में भी दे रखा है, मोलर मास ऑफ कैल्शियम इज 40। तो इतने मोल्स हो गए कैल्शियम के। ये सारे खत्म होने वाले हैं ना, अल्टीमेटली ये खत्म होने वाले हैं, अल्टीमेटली ये खत्म होने वाले हैं। HCl तो बहुत अमाउंट में है, तो इसके कितने मोल्स पैदा होंगे बेटा? एक मोल, इसका एक मोल पैदा कर रहा था, तो CaCl2 के कितने मोल्स पैदा हो जाएंगे? इतने ही, 14/40। 14/40 इज व्हाट? 7/20। 7/20 मतलब 0.7/2, मतलब 0.35, मतलब डेसिमल में करूं तो कितना हो गया? 0.35 मोल है बेटा। ये खत्म होने वाला है 0.35 मोल इसका। तो कितना CaCl2 प्रोड्यूस होने वाला है? 0.35 मोल। और कितना हाइड्रोजन पैदा होने वाला है? हाइड्रोजन गैस भी कितनी पैदा होने वाली है बेटा? वो भी 0.35 मोल पैदा होने वाली है, होने वाली है। अब ऑप्शन चेक करें, पहला ऑप्शन सही है गलत है? हमें इनकरेक्ट बताना है। हाँ, पहला ऑप्शन सही है गलत है? पहला ऑप्शन सही है गलत है? 0.35 मोल ऑफ H2 गैस इज इवॉल्व। सही है गलत है? स्टेटमेंट तो सही है। ऑप्शन मार्क करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट वी विल नॉट मार्क द ऑप्शन ना, क्योंकि हमें कौन सा ऑप्शन मार्क करना है बेटा? जो इनकरेक्ट है। अब दूसरा स्टेटमेंट, 7.84 लीटर ऑफ H2, STP में बात हो रही है ना। इतने मोल हाइड्रोजन गैस कितनी वॉल्यूम एक्वायर करेगी STP में? पता लगा सकते हैं? एक मोल कितनी एक्वायर करती है? 22.4। तो इतनी मोल कितनी एक्वायर करेंगी? 22.4 इंटू 0.35। पता लगाइए, क्या वो 7.84 आ रहा है? भाई मेरी शक्ल देख के नहीं होगा, ये क्वेश्चन करने का टाइम है, ये शक्ल देखने का टाइम खत्म हो गया। तो 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2 में होता है 22.4 लीटर। तो 0.35 मोल ऑफ H2 में होगा 22.4 इंटू 0.35। 0.35 आया था 7/20, 7/20। तो ये हो गया 2.24 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, 1.12। तो 7 2 जा 14, कैरी 1 8, 7.84 आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट दे रखा है वो। तो स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है, तो इस स्टेटमेंट को मार्क नहीं करेंगे। तीसरा चेक करें, 33.3 ग्राम होगा ये, शायद ग्राम यहाँ मिसिंग है, मिसप्रिंट है, मतलब मिसिंग है। 33.3 ग्राम ऑफ CaCl2। CaCl2 के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए बेटा? अच्छा पहले डेली ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट इज कैल्शियम मेटल, कैल्शियम ही तो लिमिटिंग रिएजेंट है। हाइड्रोजन क्लोराइड तो एक्सेस में है, ये सही है। बचा फिर कौन सा स्टेटमेंट? केवल फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो कितने मोल CaCl2 के प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा? 0.35। तो मास ऑफ CaCl2 पता लगा सकते हैं। प्लीज CaCl2 का मोलर मास बोलना शुरू करिए। ये भी रखा है ना डेटा, 40 प्लस 71, 40 प्लस
71 कहाँ से टपका? 35.5 का डबल है, तो 40 प्लस 71 कितना हो गया बेटा? 1111। तो 111 ग्राम मोलर मास है उसका। और कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके? 0.35। तो इसका मास पता लगाने के लिए मास इज मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, तो 111 इंटू 0.35 कितना आ रहा है बेटा? ये बताइए ग्राम से कितना आ रहा है? 38 पॉइंट समथिंग 5 ये आ रहा है क्या? बट उसने ऑप्शन में कितना बोला है बेटा? 33.3 ग्राम। गलत बोला है ना? सही सही क्या है? सही क्या है? 38.5 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करिए। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब ये हम मार्क करेंगे, थर्ड ऑप्शन मार्क करेंगे। तो 4 में से 3 स्टेटमेंट सही हैं, एक स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है? बेटा केमिकल रिएक्शन से नहीं डरेंगे, ठीक है? अभी हम बाद में सीखने वाले हैं ऑब्वियसली बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जब टाइम आएगा, लेकिन अभी भी हमें थोड़ी बहुत केमिकल रिएक्शन से डील करना आना चाहिए ना, तो उसे डरेंगे नहीं। बैलेंस करना आना चाहिए सिंपल केमिकल रिएक्शंस को। नेक्स्ट, देखिए 21 जनवरी के शिफ्ट 1 में किस मेथड का क्वेश्चन आया है? कैरियस मेथड। और कैरियस मेथड कौन सा वाला? 3 कैरियस मेथड है ना। किस किस के लिए? सल्फर के लिए, फास्फोरस के लिए और हेलोजेंस के लिए। याद दिलाइए फिर से। सल्फर में फाइनली क्या प्रोड्यूस होता है? बेरियम सल्फेट, PaSO4। फास्फोरस में क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। केमिकल फॉर्मूला बोलिए, Mg2P2O7। और हेलोजेंस में क्या प्रोड्यूस होता है? AgX, AgCl, AgBr, AgI। इन कैरियस मेथड 0.75 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे रखा है, गेव 1.2 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। मतलब कौन सा वाला कैरियस मेथड है ये? सल्फर का। बेरियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला PaSO4। फाइंड परसेंटेज सल्फर, मोलर मास भी दे रखा है सल्फर का, हमको पता भी है वैसे 32 होता है ना। मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट भी दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। वो भी नहीं पता करना हमको, वो भी दे रखा है। तो हो क्या रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे स्टेप्स से गुजर के फाइनली जितना भी सल्फर उसमें था सब किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? PaSO4 में आ जा रहा है ना। PaSO4 में आ जा रहा है सारा सल्फर। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे रखा है, PaSO4 का मास दे रखा है। आपको परसेंटेज ऑफ सल्फर बताना है बेटा। इसका मास कितना दे रखा है? 1.2 ग्राम। क्या आप जल्दी से मुझे 1.2 ग्राम बेरियम सल्फेट में सल्फर कितनी है ये पता लगा सकते हैं? सिंपल यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड ना बेटा। कितने बेरियम सल्फेट में कितना सल्फर है? कितने बेरियम सल्फेट में कितना सल्फर है? मोलर मास से दिखता है ना। कितने बेरियम सल्फेट में कितना सल्फर है? 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में 32 ग्राम। इसलिए मैं बोल रहा हूं कोई फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, वो जो फॉर्मूले लिखे थे वहां पे बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखिए, रट्टा मत मारिए उन फॉर्मूलों को। ये ध्यान में रखना है क्या फॉर्म होता है, फाइनली क्या फॉर्म होता है? बेरियम सल्फेट। अब उसके बाद हम मोलर मास से पता लगा लेंगे। तो भाई 233 ग्राम PaSO4 में कितने ग्राम सल्फर? 32 ग्राम सल्फर। मुझे कितना ग्राम PaSO4 गिवन है? 1.2 ग्राम PaSO4 गिवन है ना। तो 1.2 ग्राम PaSO4 में कितना सल्फर? 1.2 ग्राम PaSO4 में कितना सल्फर? 32 अपॉन 233 इंटू 1.2 ग्राम सल्फर। इतना सल्फर आ गया ना। और ये सारा सल्फर कहां से आया बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसका मास कितना था? 0.75 ग्राम। तो 0.75 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना सल्फर है, कितने ग्राम सल्फर है? तो क्या परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल सकते हैं हम?
ऑर्गेनिक कंपाउंड डिनोमिनेटर में आएगा भाई परसेंटेज, इसका मास कितना था 0.75 ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर हो जाएगा बेटा मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 ना। सिंपली परसेंटेज का मतलब ही होता है, परसेंटेज ऑफ एनीथिंग का मतलब क्या, मास ऑफ दैट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। मास ऑफ सल्फर कितना है बेटा 32 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 233 इंटू डिनोमिनेटर में आएगा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना मास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.75 इंटू 100। अब ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। क्या पूरी कैलकुलेशन करूंगा बेटा, नहीं, ध्यान से देखेंगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। ऑप्शन देख रहे हैं काफी दूर हैं एक दूसरे से भाई, एक 4.55 है, एक 10.3 है, एक 2.97 है, एक 16.48 है। तो जानबूझ के ऐसे ऑप्शन देता है बेटा कि आप पूरी कैलकुलेशन करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप ये करने लग गए 32 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं इससे, नहीं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो 0.75 पे नजर जानी चाहिए आपकी। 0.75 फ्रैक्शन में क्या होता है 3/4, 3/4 होता है। 3 कटा 0.4 बचा यहाँ पे, डेसिमल को हटाऊं तो ये 40 बन जाएगा, 40 बन गया। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया 32 इंटू 160 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 233। देख रहे हैं, रफ कैलकुलेशन करिए बेटा, कोई जरूरत नहीं है पूरी फुल कैलकुलेशन करने की ना। अगर आप देखें 32 और 233 में रिलेशन कितने टाइम जा रहा है, करीब 7 टाइम्स, करीब 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 के आसपास जा रहा है, 7 पॉइंट समथिंग। 160 अपॉन 7 कितना 220 टाइम्स, 20 के आसपास। क्या ऑप्शन आने वाला है बेटा मेरा आंसर। क्या पूरी कैलकुलेशन करने बैठूंगा मैं, क्या एग्जैक्ट आंसर निकालने को बोल रहा है बेटा वो। पूरी कैलकुलेशन केवल तब करूंगा जब न्यूमेरिकल आएगा, तब करूंगा जब न्यूमेरिकल आएगा। अभी ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो रफ कैलकुलेशन करना आना चाहिए बेटा आपको, रफ कैलकुलेशन करना आना चाहिए। देख रहे हैं क्या कैसे की मैंने रफ कैलकुलेशन। या फिर आप अगर ऐसा भी करते, ये 0 16 2 32 कैरी 3 16 3 48 3 5 1 2 0 अपॉन 233। देख रहे हैं ये 2 जा रहा है और ये 0 बचा हुआ है, मतलब 20 से थोड़ा बड़ा ना, 20 से बड़ा आने वाला आंसर, 20 से थोड़ा बड़ा आने वाला है। ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। केवल कौन सा ऑप्शन बचा 21.97%, 21.97%। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है बेटा हमेशा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवालों में तो 99% बार हमारा काम ऑब्जेक्टिव सवालों में रफ कैलकुलेशन करके हो जाएगा बेटा। डेटा ही ऐसा देता है, वो ऑप्शन ऐसे देता है 99% बार। बहुत नजदीक के ऑप्शन होंगे अगर, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट वो देता नहीं है ऐसा। जेई में और नीट में ऑप्शन वो काफी दूर दूर देता है, देख रहे हैं ना। अगर एक ऑप्शन 29.97 है, दूसरा होता 22.3, तब दिक्कत होती ना हमें, तब दिक्कत होती, तब हमें क्या करना पड़ता, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती। लेकिन ऐसा वो देता नहीं है बेटा यूजुअली, ठीक है। तो रफ कैलकुलेशन से हैंडल करना आना चाहिए। बढ़ो आगे, नेक्स्ट, aqueous HCl react with MnO2 to form MnCl2। aqueous, aqueous मतलब लिक्विड फेज में, Cl2, G मतलब गैस, H2O मतलब लिक्विड फेज में, ये L का मतलब। What is the weight in gram of Cl2 liberated when 8.7 gram of MnO2 is reacted with aqueous HCl solution। मोलर मास दे रखे हैं सबके, तो सबसे पहला काम केमिकल रिएक्शन लिखना। करेंगे नहीं बेटा, सब कुछ दे रखा है उसने केमिकल रिएक्शन के लिए। कौन किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा,
लेफ्ट हैंड साइड कौन कौन से कंपाउंड होंगे? MnO2 एंड HCl। तो MnO2 प्लस HCl क्या मिलने वाला है? MnO2 प्लस HCl क्या मिलने वाला है? वो भी सब कुछ दे रखा है उसने, 3 चीजें मिल रही हैं। क्या क्या मिल रहा है? MnCl2 प्लस प्लस क्या? Cl2 प्लस प्लस क्या? H2। कुछ भी करने से पहले ध्यान देंगे क्या करना है मुझे? बैलेंस करनी होगी रिएक्शन। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला काम क्या है? बैलेंस। क्या बैलेंस है रिएक्शन? नहीं ना, Mn तो बैलेंस है फिलहाल, तो Mn को छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर देखेंगे Cl2 को ना, Cl2 पर ध्यान दीजिए। LHS में कितने क्लोरीन है? कितने? 4। तो क्या करूं बेटा? 4 HCl। अब हाइड्रोजन को देखेंगे, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गई? मेजॉरिटी रिएक्शन में ऐसा ही होता है ना बेटा, देखा नहीं देखा इससे पहले भी? ऑक्सीजन अपने आप फाइनली बैलेंस हो जाती है। तो हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या दिया है? अच्छा ये तो एक्सेस है, ये एक्सेस है ना, तो ये तो खत्म होने नहीं वाला हाइड्रोजन क्लोराइड। तो खत्म कौन होगा बेटा? MnO2। कितने ग्राम दे रखा है MnO2 का? 8.7 ग्राम दे रखा है MnO2 का। तो बोल रहा है व्हाट इज द वेट इन ग्राम ऑफ Cl2। Cl2 का मास ग्राम में पता लगाना है। एक टेक्निक तो ये है कि मैं इसके मोल्स पता लगाऊं, इसके मोल्स पता लगाऊं, फिर इसके मोल से इसका मास पता लगाऊं। बट फालतू में क्यों जाऊं मोल्स में? क्यों जाऊं फालतू में मोल्स में? मुझे इसका मास दिया है, मुझे इसका मास पता लगाना है, तो जो अभी रिएक्शन है उसमें केवल मासेस में ही डील कर लेता हूं, मासेस में ही डील कर सकता हूं ना। मोल्स में तो नजर आता है साफ साफ, इसका 1 मोल इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, दिख रहा है ना? MnO2 का 1 मोल, Cl2 का 1 मोल, बाकियों से हमें मतलब नहीं है, केवल फोकस करिए MnO2 और Cl2 पे बेटा। और मोल्स में भी क्यों जाऊं, सीधे मास में ही कैलकुलेशन करता हूं। MnO2 का मोलर मास बोलिए बेटा। Mn का 55, ऑक्सीजन का पता है हमें 16, MnO2 का मोलर मास बोलिए 55। MnO2 का मोलर मास हो गया 55 प्लस 32, कितना हो गया? 87। और Cl2 का तो पता ही होता है हमको 71। तो कितने ग्राम MnO2 कितने ग्राम Cl2 प्रोड्यूस कर रहा है? तो उसका 1 मोल इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा था, 1 मोल में 87 ग्राम MnO2, 1 मोल Cl2 में 71 ग्राम। तो कितने ग्राम MnO2 कितने ग्राम Cl2 प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? 87 ग्राम MnO2 is producing 71 ग्राम Cl2। हो रहा है ना? हो रहा है? हमें कितने ग्राम MnO2 दिया है? 8.7 ग्राम, और हमें Cl2 पता लगाना है। सिंपल, क्या नाम बोलिए? यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो 87 ग्राम में 71, तो 8.7 ग्राम में, अरे तो डेटा भी अच्छा दे रखा है, 8.7 ग्राम में कितना? 71 अपॉन 87 इंटू 8.7। तो ये डेसिमल इधर चला गया और 87 से 87 कैंसिल हो गया, तो कितने ग्राम प्रोड्यूस हुआ बेटा Cl2? 7.1 ग्राम। यहाँ तो कैलकुलेशन भी नहीं थी ज्यादा, डेटा इतना अच्छा दे रखा था हमको कैलकुलेशन से बचाने के लिए। बेटा सबसे पहली बात, डरेंगे नहीं केमिकल रिएक्शन से। अभी केमिकल रिएक्शंस की बस शुरुआत हो रही है, हमें बहुत सारी पढ़नी है, ठीक है? अभी हम केमिकल रिएक्शन के पीछे की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये नहीं कर रहे हैं ये केमिकल रिएक्शन क्यों हो रही है, वो हम पढ़ेंगे जब टाइम आएगा। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि गिवन केमिकल रिएक्शन है तो उसमें मासेस या मोल्स कैसे रिलेटेड हैं अलग अलग चीजों, वो सीख रहे हैं ना हम अभी। बढ़ो आगे।
5th, देखिए 21 जनवरी शिफ्ट 2, 21 जनवरी शिफ्ट 2, देख रहे हैं एक ही पेपर में मोल कंसेप्ट से कितने सवाल, 2 सवाल, एक ही पेपर में 2 सवाल बिल्कुल आ सकते हैं बेटा। एक सवाल तो पक्का ही आएगा, श्योरली आएगा, जे वालों के लिए बोल रहा हूं। नीट में तो 3 सवाल आएंगे 45 में से, कभी कभी 4 भी आ सकते हैं। नीट वालों के 3 से 4 सवाल, और जेई में 1 सवाल तो पक्का आएगा 25 में से, 2 भी आ सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं 4th क्वेश्चन आया और उसी पेपर में ये 5th क्वेश्चन भी आया है। बाय यूजुअल एनालिसिस 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स ये 1.79 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। याद है कब कौन से तरीके में फॉर्म होता है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट? कैरियस मेथड ऑफ फॉस्फोरस। याद है कैरियस, नाम नहीं दिया उसने, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट से। द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन कंपाउंड एक्स, देखा कोई नाम नहीं दिया उसने, बट हमें नाम पता है इसका। नाम क्या है इसका? कैरियस मेथड ऑफ फॉस्फोरस। नाम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अल्टीमेटली हमें यह पता होना चाहिए कि एक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, बहुत सारी चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन से गुजर के जितना भी फॉस्फोरस में प्रेजेंट था, फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? हो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। केमिकल फॉर्मूला बोलेंगे मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का, ये पता होना चाहिए बेटा, ये तो पता होना चाहिए, ये याद होना पड़ेगा। पहले भी बताया मैंने इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड आगे आएंगे, जैसे K2Cr2O7 एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, KMnO4 एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आएंगे बाद में। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Mg2P2O7। ठीक है, अब इसका 1 ग्राम है, इसका 1 ग्राम है, और इसका कितना था? इसका कितना फॉर्म हुआ? 1.79 ग्राम फॉर्म हुआ। ठीक है, आपको ये तो नहीं लग रहा ना ये कम है ये ज्यादा है? बीच में बहुत सारे केमिकल्स हैं ना, और तो इसका मास उससे ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉस्फोरस का मास इससे कम होगा पक्का। फॉस्फोरस का मास से मतलब है ना हमको, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का मास है 1.79। मुझे किसका मास पता लगाना है? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस की परसेंटेज पता लगानी है, तो इसके मोलर मास पे जाएंगे, याद नहीं है तो निकालेंगे, और निकालने के लिए सारा डेटा दे रखा है ना उसने, देख रहे हैं सवाल में ही डेटा दे रखा है उसने। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम एंड मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस। जल्दी से बता दीजिए इसका मोलर मास बेटा। Mg2, Mg2 मतलब हो गया 48 प्लस P2, P2 का मतलब हो गया 62 प्लस 7 ऑक्सीजन, मतलब कितना हो गया? 112 ना, 16 7 जा कितना हो गया सबका सम मिला के? 222। अभी थोड़ी देर पहले भी निकाला था 222। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का मोलर मास है बेटा ये 222 ग्राम। 222 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में कितना फॉस्फोरस है बेटा? 62। तो इतने ग्राम में कितना होगा पता लगा सकते हैं। उसको डिवाइड करेंगे 1 ग्राम से, इनटू कर देंगे क्या? 100। जरा अप्रॉक्स कैलकुलेशन करेंगे। ऑप्शन देख रहे हैं फिर से, ध्यान से देखिए, ऑप्शन काफी दूर दूर है एक दूसरे से। एक बोल रहा है 50%, एक बोल रहा है 30%, एक बोल रहा है 20%। कैलकुलेशन पूरी करने से बेटर होगा हम रफली देख लेंगे ना उसको, थोड़ा आसपास की वैल्यू देख लेंगे। तो यूनिटरी मेथड लगाना शुरू करें बेटा। 222 ग्राम ऑफ पायरोफॉस्फेट में 62 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस, 1.79 ग्राम ऑफ पायरोफॉस्फेट में 62 अपॉन 222 इंटू 1.79 ग्राम ऑफ पायरोफॉस्फेट। तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस जो हो जाएगा इतना मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज 1 ग्राम। तो ये हो गया 62 इंटू 1.79 डिवाइडेड बाई 222 इंटू 100, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 1 आया, ठीक है 1 ही ग्राम था ना ओरिजिनल। अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा। तो ये 100 गायब हुआ 179, तो ये हो गया 62 इंटू 179 को बढ़ा के 180 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा।
बहुत नजदीक का नंबर है ना, लिख सकता हूं 180, और 220 को थोड़ा सा 222 को थोड़ा सा घटा के 220 लिख देता हूं। कोई दिक्कत बेटा 220 लिखने में? पास का ही नंबर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से 0 कटा, यह आया 9 जा, यह आया 11 जा, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 6 जा 54, 55 अपॉन 11, तो 11 5 जा 55, 50 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 50 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो क्या मार्क करूंगा बेटा? 3%। समझ रहे हैं? क्या पूरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया मैंने अच्छे नंबर्स में कन्वर्ट किया, अच्छे नंबर्स में कन्वर्ट करके चीजों को कट किया, तो आराम से अच्छा नंबर आ जा रहा है फाइनली 50 के आसपास का नंबर। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है 49 पॉइंट समथिंग आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, बट क्या जरूरत है हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ऐसे सवालों में? नहीं। फिर से बोल रहा हूं बेटा, 99% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी होती, अभी नहीं, केवल आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। फिजिकल केमिस्ट्री में 99% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, टाइम बचाना होता है वहां पे। हाँ, न्यूमेरिकल आएगा जब, तब करनी पड़ सकती है हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन, क्योंकि वहां फर्क पड़ जाता है ना, वहां ऑप्शंस नहीं होते, तो वहां कुछ अंतर आया तो फर्क पड़ जाता है। बढ़ो आगे। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन 2 एल्यूमिनियम plus 6 hydrogen chloride give 2Al plus 3 plus 6Cl negative plus 3H2। सबसे पहला काम देखेंगे बैलेंस है या नहीं है, नहीं है तो करेंगे। बैलेंस है या नहीं है? LHS में 2 एल्यूमिनियम, RHS में 2 एल्यूमिनियम, ठीक है, आयंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। LHS में 6 क्लोरीन, यहाँ 6 क्लोरीन, LHS में 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, बैलेंस्ड है। अब शुरू करें, ऑप्शन देखना। 11.2 liter of hydrogen gas at STP is produced for every mole of HCl consumed। ठीक हो गया? HCl और H2 में रिलेशन पूछ रहा है बेटा, जरा मोलर रिलेशन देखिए। 6 मोल ऑफ HCl will give 3 moles of hydrogen, 6 मोल will give 3 मोल, मतलब 1 मोल विल गिव 0.5 मोल ना, 3/6। ये है HCl और ये है बेटा हाइड्रोजन ना। हमसे पूछ रहा है वो 11.2 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP इज प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम। 1 मोल HCl कंज्यूम में कितने हाइड्रोजन के मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा? 0.5 मोल का मोलर वॉल्यूम बता सकते हैं, 0.5 का वॉल्यूम बता सकते हैं। 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है? 22.4, तो 0.5 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? 11.2 लीटर। तो पहला ऑप्शन सही है गलत है? सही है, पहला ही सही मिल गया तो बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल करेक्ट है ना, बाकी पक्का गलत होंगे। समझ रहे हैं क्या? फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 67.2 लीटर ऑफ H2 इज प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को देखिए बेटा, एल्यूमिनियम और H2 में रिलेशन, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है? 3 मोल। 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूसिंग 3 मोल ऑफ H2। तो एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए बात करनी है, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा? 1.5 मोल, 3/2। और 3/2 मोल में कितने वॉल्यूम होगी? 22.4 इंटू 3/2 ना, ये नंबर कितना आ गया? 11.2 इंटू 3, 3 2 6, 3 कितना आ रहा है ये? 33.6। और उसने कितना बोला ऑप्शन में? 67.2। सही है गलत है? गलत है ना, ऐसे ही बाकी भी गलत है, चेक करने की जरूरत है क्या हमको? सिंगल करेक्ट है तो एक सही मिल गया तो बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है। पढ़ो आगे। नेक्स्ट, एट T Kelvin
100 ग्राम ऑफ 98% H2SO4 वेट, ये W बाई डब्ल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? वेट बाई वेट। 100 ग्राम सोल्यूशन में 98% वेट बाई वेट H2SO4 मतलब कितने ग्राम H2SO4? 98 ग्राम H2SO4। तो यहां से मुझे मिल गया 98 ग्राम H2SO4। aqueous solution is mixed with 100 ग्राम of 49% H2SO4 वेट बाई वेट। एक दूसरा सोल्यूशन है, वो भी 100 ग्राम मास है उसका, और उसमें कितना परसेंटेज वेट बाई वेट H2SO4 है? 49%। मतलब कितने ग्राम H2SO4 है दूसरे वाले सोल्यूशन में? 49 ग्राम। 49 ग्राम ऑफ H2SO4। बोल रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन रिजल्टेंट। जब दोनों को मिक्स कर दिया कितने कितने ग्राम मिल गया? कितने ग्राम सोल्यूशन हो गया? 100 ग्राम पहला सोल्यूशन था, 100 ग्राम दूसरा सोल्यूशन था, 200 ग्राम सोल्यूशन हो गया। हो गया। और एक्वस सोल्यूशन है, मतलब H2SO4 के अलावा बाकी क्या है बेटा? पानी। बाकी क्या है? पानी। तो पहले वाले में 98 ग्राम तो H2SO4 था, और कितने ग्राम पानी था? 2 ग्राम पानी होगा ना। और दूसरे वाले में 49 ग्राम H2SO4 था, तो 51 ग्राम वाटर। अब बेटा दोनों को कर दिया कंबाइन, दोनों को मिक्स कर दिया, तो फाइनली कितने ग्राम H2SO4 है बेटा आपके पास? 98 प्लस 49 कितना हो गया ये? 98 प्लस 49 ग्राम H2SO4। और कितना पानी हो गया? 53 ग्राम H2। मुझे मोल फ्रैक्शन बताना है बेटा H2SO4 का। कोई मुझे मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन देगा बेटा? मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होता है न्यूमरेटर में जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ all the elements in the solution। तो moles of solute is H2SO4 divided by moles of H2SO4 plus moles of water ना। समझ रहे हैं? पता लगाइए जल्दी मोल फ्रैक्शन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अच्छा, H2SO4 का मोलर मास याद है किसी को? 98 ग्राम ही होता है। डेटा भी कितना अच्छा दे रखा ना उसने। तो बताइए 98 ग्राम में कितने मोल्स H2SO4 के? एक। 49 ग्राम में कितने मोल्स H2SO4 के? 0.5। तो टोटल कितने मोल्स हैं H2SO4 के? 1.5 मोल्स है ना H2SO4 के। और वाटर के कितने मोल्स हैं ये भी निकाल लेंगे। वाटर का मोलर मास बोलिए बेटा? 18। तो 53 ग्राम वाटर में कितने मोल्स वाटर के? नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, 53 अपॉन 18, तो करीब करीब 3 ना। 18 3 था 54 होता है, 2.9 समथिंग होगा, तो करीब करीब 3 मोल्स अप्रोक्सीमेटली। बोल सकता हूं? बोल सकता हूं करीब करीब। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा H2SO4 का? 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 3 कितना हो गया? 1.5 अपॉन 4.5 कितना हो गया? 1/3। तो अप्रोक्सीमेटली 0.33। कौन सा ऑप्शन मार्क करूंगा? 0.33 थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा ना। मुश्किल लग रहा है ये। लैंग्वेज से नहीं डरेंगे बेटा, ठीक है? लैंग्वेज से नहीं डरेंगे, वो डराता है लैंग्वेज में बहुत बार, बट सवाल आसान होते हैं इसके। वो लैंग्वेज में ही कंफ्यूज करने की कोशिश करता है बहुत बार मोल कंसेप्ट के सवालों में। नेक्स्ट, a plus 2b gives AB2। a plus 2b gives AB2।
बैलेंस है रिएक्शन, बैलेंस है। 36 ग्राम ऑफ ए, मोलर मास भी दे रखा है ए का, अच्छी बात है, एंड 56 ग्राम ऑफ बी एंड मोलर मास भी दे रखा है बी का, सही है। आर अलाउड टू रिएक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये कौन से टॉपिक का सवाल है बेटा? टॉपिक का नाम बोलिए, लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक का सवाल है ना, क्योंकि किसी का एक्सेस नहीं है, दोनों के फिक्स अमाउंट दे रखे हैं, तो एक खत्म होने वाला है और एक बचने वाला है, होने वाला ना ऐसा। तो जरा रिएक्शन लिख रहा हूं, ये रिएक्शन है, मासेस दिए हैं, बट हम मासेस की जगह मोल्स में डील कर सकते हैं ना, ठीक है। तो 36 ग्राम, बल्कि मासेस में भी डील कर सकते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये जो है यहाँ जो नंबर दिखते हैं वो मोल्स को बताते हैं ना, बट हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताइए, 1 मोल ऑफ ए इज रिएक्टिंग विथ 2 मोल्स ऑफ बी, तो कितना मास ऑफ ए इज रिएक्टिंग विथ कितना मास ऑफ बी? 1 मोल ए का कितना मास? 60 ग्राम ना, 60 ग्राम। 60 ग्राम ऑफ ए विल रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ बी, 2 मोल्स ऑफ बी, 1 मोल ऑफ बी का 80 ग्राम है, तो 2 मोल्स ऑफ बी के कितना मास हो गया बेटा? 160 ग्राम। तो इसका 60 ग्राम इसके 160 ग्राम से रिएक्ट करेगा। मुझे ए का कितना मास दिया है? 36 ग्राम, और बी का कितना दिया है? 56। तो देखें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना जरूरी है बेटा। तो अगर इसका 60 ग्राम इसके 160 ग्राम से रिएक्ट करेगा, तो पता लगा लेता हूं कि इसके 36 ग्राम को कितने से रिएक्ट करना चाहिए। सिंपल यूनिटरी मेथड बेटा, बोलिए, इसका 60 ग्राम अगर इसके 160 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 36 ग्राम कितने से रिएक्ट करना चाहिए? बोलिए, 160 अपॉन 60 इंटू 36, कितना आ रहा है ये नंबर? 96 ग्राम। बट क्या बी का 96 ग्राम है मेरे पास? बी का कितना ग्राम है? केवल 56 ग्राम। तो कौन खत्म होने वाला है? बी खत्म होने वाला है, क्योंकि बी की जितने की जरूरत है उससे कम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया मैंने। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? बी। तो वापस आएंगे, इसका 36 ग्राम था, इसका 56 ग्राम था, कौन खत्म होने वाला है? बी खत्म होने वाला है ना, बी कंप्लीटली खत्म होने वाला है। तो ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है बेटा? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ए लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? बी। 77 ग्राम Ab2 इज फॉर्म, ये चेक करें। तो उसके लिए आप केवल बी और Ab2 को देखिए। इसका 160 ग्राम, इसके 60 प्लस 160 विच इज 16 प्लस 160 सॉरी विच इज 220 ग्राम। मतलब इसका 160 ग्राम Ab2 के कितने ग्राम प्रोड्यूस करने वाला है? 220 ग्राम। और इसका कितना ग्राम खत्म होने वाला है बेटा? 56 ग्राम खत्म होने वाला है इसका। सब खत्म हो जाएगा ना उसका। इसका 56 ग्राम इसके कितने ग्राम प्रोड्यूस करेगा? यूनिटरी मेथड फिर से 160 220 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 56 कितना प्रोड्यूस करेगा? बोलिए, 220 अपॉन 160 इंटू 56। दिख रहा है ना? सिंपल कैलकुलेशन है। 11 जा आया, 8 जा आया, 8 7 जा 56, 77 आ गया एग्जैक्ट। बॉम्बे सही है गलत है बेटा स्टेटमेंट? बॉम्बे स्टेटमेंट सही है। मोलर मास ऑफ Ab2 140 ग्राम था क्या? मोलर मास ऑफ Ab2 निकालिए। 60 प्लस 2 टाइम्स 80, 160 प्लस 60 220 ना, ये 220 मोलर मास था बेटा उसका। तो ये कैलकाटा भी गलत हो गया। 15 ग्राम ऑफ ए इज लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट। तो कितना ग्राम अनरिएक्टेड बचा? अच्छा ऑप्शन देखें, अगर बी तो सही है ना, बी सही है, तो सी डी सही है, ये गलत हो गया। ए सी सही है, ये भी गलत है। बी डी सही है या ए बी सही है? ए तो गलत है,
ए तो गलत है पक्का, डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, या टाइम वेस्ट करूं डी को चेक करने में? सीधे ही कौन सा ऑप्शन लगा सकता हूं मैं? थर्ड ऑप्शन, क्योंकि बी तो करेक्ट है ही पता है मुझे, है ना। तो एक ही ऑप्शन बचा जिसमें बी करेक्ट दे रखा था, क्योंकि ये वाला क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि ए पक्का गलत है, ए गलत है, तो ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया ना, पहली वाला ऑप्शन। चलो इस क्वेश्चन से खत्म करते हैं। 9th क्वेश्चन, when 1 gram compound X is subjected to Zeldal's method of estimation of nitrogen, 15 ml of 1 molar H2SO4 was neutralized by ammonia evolved। सब कुछ दे भी रखा है उसने, उस जेल्डाल से डरा रहा है आपको। हो क्या रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स, हम कुछ कुछ छेड़खानी कर रहे हैं उसके साथ, और उसमें जो भी नाइट्रोजन है वो सब NH3 में कन्वर्ट हो जा रही है। क्या बोल रहा है वो? फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इतना H2SO4 न्यूट्रलाइज बाय अमोनिया इवॉल्व। सब कुछ किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? NH3 में। और NH3 को किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? सारी नाइट्रोजन NH3 में आ गई, इसको किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? H2SO4 से। अब बस ये बात है इसके कितने मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेंगे, तो ये मिलके क्या बनता है? NH3 प्लस H2SO4 क्या मिलता है? क्या बनता है बेटा? क्या बनता है? NH4 होल ट्वाइस ना, NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस H2O। ये ध्यान में रखना है जेल्डाल्स मेथड में, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन यहां 2 है तो यहां 2 आना ही पड़ेगा, 2 आना ही पड़ेगा। बाकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना हो, इसका 1 मोल H2SO4 का 1 मोल NH3 के कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है बेटा? 2 मोल। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी हो बीच में डजंट मैटर। अब मुझे दे रखा है H2SO4 कितना है? 15 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है। मोलैरिटी और वॉल्यूम से क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। याद है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने मोल्स हैं बेटा H2SO4 के? 15 मिलीलीटर इंटू 1 मोलर, मतलब 15 मिली मोल्स ना, 15 मिली मोल्स हैं H2SO4 के। तो NH3 के कितने मिली मोल्स होंगे भाई? इसका एक इससे 2 से रिएक्ट कर रहा है, इसके 15 मिली मोल्स इसके 30 मिली मोल से रिएक्ट करेंगे, तो इसके होंगे 30 मिली मोल्स। और जितने NH3 के मिली मोल्स होंगे, एक NH3 में एक नाइट्रोजन है ना, एक NH3 मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन का एटम है, तो इसके भी 30 मिली मोल्स ही होंगे, नाइट्रोजन के भी। हमें नाइट्रोजन के मास से मतलब है, अकेले नाइट्रोजन का मोलर मास 14, 28 नहीं बोलेंगे, नाइट्रोजन गैस का होता है, अकेले नाइट्रोजन का मोलर मास 14। तो इतने मोल्स में कितना नाइट्रोजन का मास? मास ऑफ नाइट्रोजन विल बी 30 इंटू 10⁻³ इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना था उसका? 14। तो ये हो गया 14 3 ज़ा 420 इंटू 10⁻³ तो कितने ग्राम बेटा? कितने ग्राम हो गया? 0.42 ग्राम। और ओरिजिनली कितना ग्राम था कंपाउंड एक्स का? 1 ग्राम, 1 ग्राम था। तो परसेंटेज नाइट्रोजन कितनी हो गई बेटा? 0.42 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम इंटू 100। तो एग्जैक्टली कितनी परसेंटेज आ गई बेटा नाइट्रोजन की? 42% ना। परसेंटेज में बताना है, 0.42 मार्क नहीं कर देंगे गलती से, 0.42 नहीं मार्क करेंगे ना, परसेंटेज में क्या मार्क करेंगे? 42। 0.42 परसेंटेज में नहीं है ना बेटा, वो फ्रैक्शन में। तो करेक्ट आंसर 0.42 होगा या 42 होगा? 42। देख रहे हैं वो कैसे डरा रहा है बेटा आपको? नाम दे रहा है जेल्डाल्स मेथड, लेकिन उससे डरेंगे नहीं,
हो क्या रहा है उसमें, फाइनली क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, बीच में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं हमको। तो ज़ेल्डास मेथड में जो भी NH3 निकलती है सारी नाइट्रोजन उसी में होती है। वो NH3 को हम किससे रिएक्ट करवाते हैं, किससे रिएक्ट करवाते हैं, H2SO4 से। तो 2 मोल्स ऑफ NH3 1 मोल ऑफ H2SO4 से रिएक्ट करता है। तो H2SO4 का अमाउंट पता चल गया, NH3 का अमाउंट भी पता चल जाएगा। NH3 का अमाउंट पता चल गया तो नाइट्रोजन का मास पता चल जाएगा। नाइट्रोजन का मास पता चल गया तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी पता चल जाएगा। समझ रहे हैं क्या, क्लियर है? चलो कंटिन्यू करेंगे।